आज सभी भैया भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे पाठ। इस पाठ में भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, ये वाला वीडियो आपका हो गया था। आज इस प्राकृतिक विभागों में जो पहला भाग था हिमालय पर्वत या उत्तर का हिमालय, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी हिमालय पर्वत के प्रमुख भाग में जो पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था बृहत हिमालय, तीसरा था लघु या मध्य हिमालय और चौथा था शिवालिक हिमालय। इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस हिमालय पर्वत के प्रमुख भागों में जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के विषय में अध्ययन करेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो सबसे पहले इस मानचित्र में हम देख लेते हैं कि इस ट्रांस हिमालय में जो क्षेत्र आता है, जिसमें अधिकतर ये मान लीजिए कि तिब्बती क्षेत्र है और ये महान हिमालय जो है भारत का, इस हिमालय के उत्तर में स्थित है। आप देख रहे होंगे इस क्षेत्र में काराकोरम की जो श्रेणी है, उस काराकोरम की जो श्रेणियों में ये क्षेत्र आपका आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा। इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आज जो ये सर्वोच्च श्रेणी है, इस श्रेणी में मिलेगा, जिसमें ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश नाम की पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों का विस्तार भारत में भी पाया जाता है। यानी इसमें केवल भारत में जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत, तो इनका जो विस्तार है ये भारत में भी थोड़ा पाया जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत में न होकर पूरी तरह तिब्बत में ही है। दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 जिस नाम से जानते हैं, जिससे पूरा नाम है गाडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई जो है 8600 मीटर है, जो काराकोरम रेंज में स्थित है। आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे, इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, ये जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको ये श्रेणियाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार से इसका जो एक भाग है, इस एक भाग के विषय में हमने जाना। फिर इसी क्रम में जो दूसरा भाग आता है इसका, वह है बृहत हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं। इसकी विशेषता है कि इस क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां मिलती हैं। यानी हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय कहते हैं, जो पूरा उत्तरी भाग है। और हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर, कंचनजंगा आदि इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ और इसका कोर ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेनाइट मतलब पत्थर का बना हुआ है। यहाँ से कई बड़े बड़े ग्लेशियरों की उत्पत्ति होती है, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये ग्लेशियर हैं, ये भाग है आपका। इसको आप जब मानचित्र में देखेंगे तो आपको मानचित्र में ये चीज़ मिलेगी, ये क्षेत्र आपका आएगा, इस क्षेत्र में ये आपकी श्रेणियाँ मिलेंगी। यहाँ पे जो है कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है,
ये चोटियाँ पाई जाती हैं। और जैसा आपने अभी पढ़ा कि इस क्षेत्र सबसे पुराना भाग है, सबसे पहले इस भाग की उत्पत्ति हुई। और इसी क्रम में आते हैं, अगला खंड आपका है शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय के बाद में सारी छूट गया है मध्य या लघु हिमालय। इस संबंध में देखेंगे तो ये क्षेत्र है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। सबसे मुख्य चीज़ है जो शैलें होती हैं इसमें संपीड़न होता है, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, इस उत्पत्ति में जो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो ठंडी होने से इसमें परतें बनती गईं और उन परतों में भी जब वो और अधिक ठंडी हुई तो उसमें खिंचाव हुआ और इस खिंचाव होने से शैलों में परिवर्तन हो गया, जिसके फलस्वरूप ये श्रृंखला बनी। और ऐसा माना जाता है कि इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4050 मीटर के मध्य तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रेणी में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। लघु हिमालय पर्वतीय पर्यटन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लघु हिमालय में ये हुआ कि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो थोड़ा बृहद हिमालय हो गया। उसके बाद में निचले हिस्से में जब प्रथम उत्पत्ति हिमालय की हुई, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ा आपको बताएंगे। सबसे पहले पृथ्वी पर केवल 2 भूभाग थे, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। बीच का भाग जो खाली था इसमें पानी भरा हुआ था। हजारों करोड़ों वर्षों तक इस भाग में जो नदियाँ थी इन स्थलीय भागों से कट करके पानी जमा होता गया और ये भाग धीरे धीरे उथला होता गया, जहाँ पे वर्तमान में हिमालय पर्वत है। ऐसा महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांत में आता है। और धीरे धीरे ये जो दोनों भूखंड थे एक दूसरे की ओर खिसकने लगे, यानी जो अंगारा लैंड था ये दक्षिण की ओर और जो गोंडवाना लैंड था ये उत्तर की ओर खिसकने लगा। एक समय ऐसा आया जब ये दोनों पास में आए, क्योंकि उस समय जो इस बीच में टैथीस सागर था जहाँ पे हिमालय वर्तमान है, यहाँ पे भाई सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी जमा होती गई थी और इन दोनों महाद्वीपों के दबाव के कारण ये भाग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और जिसके फलस्वरूप अब ये क्रिया बहुत समय तक हुई, यानी ऐसा माना जाता है आज भी हिमालय ऊपर उठ रहा है। क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है, अभी हम ही जब पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे तब 8848 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती थी। अब पुनः जब इसका नापी गई है तो 8850 मीटर अब आने लगी लिख करके, यानी इससे ये सिद्ध होता है कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है, यानी उसकी जो ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दबाव इन प्लेटों पे है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है क्योंकि समय समय पर इन क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं। क्योंकि जब ये भूखंड एक दूसरे की ओर झटका देते हैं, जब खिसकते हैं तभी भूकंप आते हैं। और इस हिमालय की उत्पत्ति और ये क्या कारण होता है कि प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकने लगती हैं, इसका वीडियो इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है तो 5-6 वीडियो इसके बनाने ही पड़ेंगे, एक वीडियो में हो नहीं पाएगा। अब हम इसको अगर मानचित्र में देखते हैं कि चित्र,
तो आपको इसमें आपको देखो आपकी जो कुछ श्रेणियां हैं धौलाधार महाभारत ये इस भाग में मिलेंगी आपको, और पीर पंजाल आपको यहाँ पे है। यानी ये एक पूरी प्लेट शाखा चली आ रही है, ये इस भाग की है। इसके बाद में हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे जो शिवालिक हिमालय है, जिसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो बाह्य हिमालय चाहे बाह्य यानी बाहरी हिमालय के सबसे, जब हम अपने भारत देश से आगे बढ़ते हैं हिमालय की ओर, तब जो पहला हिस्सा पड़ता है, यानी जैसा हम जानते हैं तो बाह्य हिमालय जो पर्वत श्रेणी है हिमालय के दक्षिण में स्थित है। चौड़ाई 10 मीटर से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य। इसमें कई श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये नदियाँ बजरी जलोढ़ की मिट्टी परत से ढकी हुई निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित हैं। लंबवत घाटी के दून के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। क्या है, ये हिमालय की उत्पत्ति हुई तो जब लगातार, क्योंकि ये हजारों वर्षों में काम हुआ, क्योंकि प्रकृति बरसात तो बराबर होती रही समय पर, तो जो हिमालय पर क्योंकि वो जो उत्पत्ति थी तो वहाँ पे टैथी सागर सा उसमें जमाव था, तो वही तलछट जब बरसात हो तो वो पुनः निचले भागों में बह करके आए और वो जमा होता गया। इसी क्षेत्र को हम शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणियों के नाम से जानते हैं। और विशेषकर जो इसके दक्षिणी छोर में जो सतलज गंगा का विशाल मैदान यहीं से इसके बाद आरंभ हो जाता है। इसी श्रेणी ये अंतिम श्रेणी है, इसके बाद में इन्हीं मैदानी भाग चालू हो जाता है। तो इसमें विस्तृत घाटियाँ हैं लघु एवं वाय हिमालय के बीच में, और हिमाचल में ऊना घाटी, उत्तराखंड में दून घाटी जैसे कोटली दून, पाटली दून, और इसके पूर्व में इन घाटियों को द्वार अथवा द्वार कहते हैं। यानी जो पश्चिमी भागों में इसको दून के नाम से जानते हैं, ऐसे उत्तराखंड वगैरह में, जम्मू कश्मीर में। अगर पूर्वी भागों में आ जाएंगे, ये क्षेत्र में आ जाएंगे, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्र है, ठीक है, इन क्षेत्रों में जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे इसको द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, ठीक है, ये नाम सुने होंगे। तो ये नाम केवल इस संकरी घाटियाँ छोड़ी हैं, और उधर जो उत्तरी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में है थोड़ी वो सकरी कम घाटियाँ हैं। तो यहाँ पे जो बहने वाली नदियाँ हैं ये अपने पर्वतों से बहाकर मिट्टी कंकड़ इत्यादि लाए हैं और जमा कर दिए हैं, और जिसके कारण ये क्षेत्र का निर्माण हुआ है। घाटियाँ बन गई हैं, इन घाटियों में थोड़ी बहुत खेती होती है और कुछ चीज़ें उगाई जाती हैं। क्षेत्रों में आपके बहुत सारे फलों की खेती भी होती है, बहुत सारे फल नहीं, केवल सेब की खेती होती है। कभी आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश आप टहलने जब जाएंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे कुल्लू घाटियाँ ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस प्रकार से इस पूरे मानचित्र में आप देखेंगे, ये मानचित्र इसलिए हम दिए हैं कि ये पूरा आपका पर्वतीय भाग को दिखाता है, जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे जो पामीर की गांठी ये है, तो इस पामीर की गांठी में ये मेन इस क्षेत्र की है, यानी साले जितने भी हिमालय हैं सब इससे जुड़े हुए हैं, ये श्रृंखला चली आ रही पूरी ये। इसी प्रकार से जो भी आगे श्रृंखलाएं हैं, इसमें पर्वतों में कि दक्षिण भारत में भी इसकी श्रृंखलाएं हैं। कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियों में जैसे ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो विंध्याचल श्रेणी है, फिर सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ पे देखो बीच में ये नर्मदा लिखा हुआ है, ऊपर माही नदी लिखा हुआ है, नीचे देखो ताप्ती लिखा हुआ है। केवल ये जो दो नदियाँ हैं
नर्मदा और ताप्ती, ये केवल देखो यहाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये अरब सागर आपका है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि वे कौन सी दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये प्रश्न यहाँ से जो है आपके कंपटीशन के प्रारंभ हो जाते हैं। जितना भी आपने पढ़ा अभी तक ये सब कंपटीशन में है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा पर्वत, क्योंकि हमने संक्षिप्त ही पढ़ाया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब क्लास लगेंगे तो इसको और आगे हम विस्तृत आपको पढ़ाएंगे। इसमें ये आपको पश्चिमी, आपने तट पढ़े थे अभी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पठारी भाग को जो हम अध्ययन करेंगे तो ये पूरा आप पढ़ेंगे। फिर तटीय क्षेत्र देखो, ये देखो इधर पूरी एक पश्चिमी तट है, ये ऊंचा भाग दिख रहा है, यानी ये पठारी भाग है। यहाँ पे एक देखो दिख रहा है पूर्वी भाग में। तो ये निर्धारण करते हैं तटों का। इसके बाद का जो हिस्सा है तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये पूरब का है तो पूर्वी तट, ये पश्चिम का है तो पश्चिमी तट। तो इस मुकदमे में हम जब इसको पढ़ेंगे, देखिए मालाबार तट, कोरोमंडल तट, तो इन तटों को हम इनके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि मालाबार तट भारत के किस दिशा में है, या मालाबार तट किस सागर में है, ठीक, कोरोमंडल तट किस सागर में है। ये छोटे छोटे प्रश्न किताब से, इस पाठ से अलग से भी आते हैं परीक्षाओं में। तो केवल इसको आप मानचित्र से समझ सकते हैं। अगर मानचित्र दिमाग में आपके बैठ गया है तो ये आपको याद करने ही नहीं पड़ेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इससे कुछ नदियों से संबंधित चीज़ें पूछते हैं। तो नदी तंत्र आपको इसी में समझा देंगे थोड़ा। तो जो नदी तंत्र है, देखो एक तंत्र तो ये है आपका, ये जो विशेषकर अब पाकिस्तान के हिस्से में आता है, क्योंकि जो सतलज, रावी, झेलम, इसकी उत्पत्ति तो ये भारत के क्षेत्र से हुई है, लेकिन सब नदियाँ ये पाकिस्तान से होकर के वो यहाँ आपके देखिए यहाँ पे सिंध क्षेत्र में मिल जाते हैं। जो सिंध नदी प्रमुख नदी है, इधर से बह के आई है, ये सब सिंध नदी में मिल करके आकर के यहाँ क्रॉस करके यहाँ पर गिरती हैं, यानी अरब सागर में सब मिल जाती हैं। एक तंत्र तो ये है। तो ये भारत के लिए विशेषकर नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो सतलज, रावी, झेलम में नदियाँ हैं, पंजाबी क्षेत्र में, पंजाब का नाम इस क्षेत्र में पड़ा है क्योंकि 5 नदियाँ हैं यहाँ पे, तो इसलिए पंजाब नाम पड़ा है। और अगला जो प्रवाह तंत्र है, देखिए ये आपका मैदानी भाग है, इसके विषय में भी आप पढ़ेंगे। इस मैदानी भाग में कुछ नदियाँ देखो यहाँ से बहती हुई आ रही, ये है यमुना है, गंगा है, ठीक, घाघरा है, गंडक है। इधर से देखो सोन है, केन है, बेतवा है, ये नदियाँ इधर से, यानी ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और ये पठारी भागों से निकल रही हैं। ये तो चंबल है, ये नदियाँ जो हैं पठारी भागों से निकल रही हैं। अब आपको पढ़ना है कि नदियों की विशेषता क्या है, क्योंकि आप मुख्य रूप से मोटे रूप से देखते हैं तो जो हिमालय से निकलती हैं उसमें साल भर पानी रहता है, जो पठारी भाग से निकलती है उसमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि बरसात में ही पानी आता है, बाद में कम हो जाता है। और इसके अलावा नदी तंत्र जो आपका है, यह आपका पड़ जाता है। इसमें ये देखो शुरू में देखिए दक्षिण भारत में जब हम आएंगे, लिखिए गोदावरी, ठीक, फिर कृष्णा देखो है, फिर कावेरी, यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 3 नदियां हैं। ये देखो ये पठारी भाग है, ये सब इधर से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं और जाकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यानी ये पूरा उत्तरी भारत का नदी तंत्र जो है ये बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण भारत का नदी तंत्र है ये सब बंगाल की खाड़ी में, इधर आपका जो सिंध नदी तंत्र है जो पाकिस्तान मुख्य रूप से है, ये अरब सागर में। तो देखा जाए भारत की केवल 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो केवल यहाँ अरब सागर में गिरती हैं। और ये नदियां हैं, ये तो हिमालय से बहती हुई आ रही हैं, अपने यहाँ रास्ता बनाया हुआ, ये दरार घाटी नदियाँ हैं। इसके विषय में आगे बताएंगे दरार घाटी क्या होता है, ठीक, पृथ्वी का वह भाग जो अपने आप स्वयं फट जाता है, कह लीजिए दरार बन जाती है, धीरे धीरे पानी उसमें बहने लगा। तो ये दरार घाटी नदियाँ हैं और केवल 2 नदियाँ भारत में हैं जो इसमें अरब सागर में गिरती हैं। यह मुख्य रूप से आपका नदी तंत्र हो गया। और ब्रह्मपुत्र को भी इसमें माना जाता है, ये आपके पूर्वी राज्यों से बह कर के नदी आती है यहाँ तक, ये ब्रह्मपुत्र। और ये क्योंकि नेपाल से बह कर के आती है, नेपाल में इसको सांपो बोलते हैं। तो ये आपका संक्षिप्त आपका इस मानचित्र के विषय में अध्ययन हो गया। शेष आगे। थैंक यू।